Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Munir Ahmed. Dear students, in last lecture we discussed some properties of water. हमने कुछ प्रॉपर्टीज वाटर की डिस्कस की थी और उसकी इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि अगर लाइफ पॉसिबल है तो वाटर होना लाजमी है। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर 70 to 90% वाटर है, क्योंकि इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होने की वजह यह है कि क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस भी इतनी ही ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। फिर हम इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे। हमने कहा था कि वाटर की अमाउंट इतनी ज़्यादा क्यों है, तो हमने कहा था कि इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस वजह से पाया जाता है मोस्टली। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, फिर उन प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस किया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो की थी कि वाटर जो है वो पोलर है। तो क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये फ्रीज कौन से सेंटीग्रेड पे करेगा? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये बॉयल कौन सी सेंटीग्रेड पे करेगा? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड ना होती वाटर में तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी? क्या पॉसिबल था? फिर हमने कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया, उसकी सॉल्युबिलिटीज को डिस्कस किया। अब उसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट हाई स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। आज हम इंशाल्लाह हाई स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और यह भी डिस्कस करेंगे कि वाटर जब बर्फ बन जाता है, जब आइस बन जाता है, तो आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर के ऊपर? क्या इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है और फ्लोट क्यों करता है? इसकी असल में रीजन क्या है वो इंशाल्लाह आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम हाई स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि हाई स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट क्या है। कभी आपने डियर स्टूडेंट सोचा है कि अगर एक प्लेट में हमारे पास वाटर भी पड़ा हुआ हो, उसमें स्नो के क्यूब्स यानी आइस के क्यूब्स पड़े हुए हों, तो आपको ज़्यादा जो कूलिंग की फीलिंग्स देगा, क्या वो पानी से आपको ज़्यादा कूलिंग मिलेगी या वो जो स्नो पड़ा हुआ है या आइस पड़ा हुआ है उससे आपको ज़्यादा कूलिंग मिलेगी? इंशाल्लाह आज इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसका आंसर को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर कभी सर डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कि हम कार्स का जो वाटर रिजर्वायर होता है जिसमें हम पानी डालते हैं, तो हम कार्स के अंदर या इंजन्स के अंदर या मशीन्स के अंदर हम पानी क्यों डालते हैं? इसका क्या फंक्शन क्या है? क्यों और कोई लिक्विड ही क्यों हम मशीन्स में यूज़ नहीं करते? कार्स में हम मोस्टली जब गर्म हो जाते हैं कार वगैरह तो हम पानी उसमें और ठंडा डालते हैं। असल में ये जो प्रॉपर्टी है फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हाई स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट का नाम दिया जाता है। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और इसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हाई स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट है क्या चीज? सबसे पहले लेटेंट हीट समझते हैं, फिर हाई लेटेंट हीट को हमें समझना बहुत इजी रहेगा। लेटेंट हीट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में हम एक थर्मामीटर को फिक्स कर देते हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट में इस कंटेनर में टेम्परेचर को मेजर करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो आइस के क्यूब्स डाल देंगे इस कंटेनर के अंदर। नीचे क्या करेंगे, इसको कोई भी सोर्स देंगे हीट का, ताकि हीट अप हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, जो आइस है वो आइस मेल्ट हो जाए, पिघल जाए और पानी में कन्वर्ट हो जाए। हमारा जो यहां पे मेन जो पर्पस है वो ये है कि आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना टेम्परेचर देकर। लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं लेटेंट हीट का, उसकी तरफ जा रहे हैं। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, जब हमने यहां पे हीट का सोर्स अभी नहीं दिया, स्नो के जो क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स इसमें डाल दिए हैं,
और टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल था -3, ये -3 था। लेकिन जब हम क्या करेंगे, हीट देंगे, तो जाहिर सी बात है अंदर का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। -3 से किस में जाएगा, -2 में जाएगा। -2 से किस में जाएगा, -1 में जाएगा। -1 से किस में जाएगा, -1 से 0 में जाएगा, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, कंटिन्यूस हीट दे रहे हैं। और टेम्परेचर क्या हो रहा है, -3 से ये देखें 0 मैंने लिखा है, -3 से 0 की तरफ बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कहा, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो किसकी तरफ राइज हो रहा है, 0 की तरफ। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसको फर्दर अगर टेम्परेचर दे रहे हैं कंटिन्यूस, तो क्या होना चाहिए, 0 तक जैसे टेम्परेचर पहुंचा है, अब अगर हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर 0 से 1 होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए, 2 से 3 होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पे हम हीट तो देते हैं लेकिन टेम्परेचर 0 से 1 पे नहीं जाता। इस हीट को लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट एनर्जी कहते हैं। अब ये बात आपको क्लियर नहीं, अभी कंफ्यूजन दूर होगी। अब जो ही आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर पहुंच गया है 0 डिग्री पे, आप कंटिन्यूस हीट दे रहे हैं, लेकिन 0 से 1 तक जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर नहीं दिखाएगा जब तक सारी की सारी जो ये बर्फ है या आइस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। मींस के अगर यहां पर टेम्परेचर थर्मामीटर 0 शो कर रहा है, अब ये उस टाइम तक 0 ही शो करेगा। बेशक हम हीट दे रहे हैं, उस टाइम तक 0 ही शो करेगा जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल कर वाटर ना बन जाए। जब वाटर सारी का सारा आइस मिलकर, आइस जो है वो सारी की सारी जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अब टेम्परेचर हम उसी तरह कंटिन्यूस दे रहे हैं। टेम्परेचर को हमने बीच में से बंद नहीं किया, कंटिन्यूस टेम्परेचर दे रहे हैं। अब टेम्परेचर क्या होगा, जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के बाद अब ये 1 भी शो करेगा, 3 भी शो करेगा, 4 भी शो करेगा। इस बात की समझ आई है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पॉइंट को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। अगर एक कंटेनर में हमने आइस ली है, थर्मामीटर को फिट किया है, अगर हम थर्मामीटर टेम्परेचर शो कर रहा है -3, तो हीट देंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -2, हीट देंगे -1, हीट देंगे 0, फिर हीट देंगे तो होना तो ये चाहिए 1, फिर हीट दें 2, 1, हीट दें 3। लेकिन जब 0 तक पहुंचता है तो जब तक सारी की सारी बर्फ मेल्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर जो है वो नहीं शो होगा, वो स्टॉप हो जाएगा यूं। अब ये वाली जो हीट है, ये वाली जो एनर्जी है, इसको लेटेंट कहते हैं। मींस के ये हिडन एनर्जी है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते रहे, बर्फ पिघलती रही, एब्जॉर्ब करते रहे, लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज नहीं हुआ जब तक कि सारी की सारी जो बर्फ है वो मेल्ट ना हो जाए। अब जब ये सारी की सारी यहां पे जो कंडीशन है, जब सारे के सारा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस दौरान जो हम हीट देंगे वो जो हीट होगी ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे और इन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो हिडन होगी, मींस के लेटेंट होगी, वो थर्मामीटर पर शो नहीं होगी। लेकिन जो ही सारे क्यूब्स पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, अब इसके बाद टेम्परेचर 1 भी होगा, फिर हम देंगे 2 भी होगा, फिर हम देंगे 3 भी होगा, जब हम देंगे 4 भी होगा। लेकिन इस 0 और 1 के दरमियान कुछ टाइम के लिए, जब तक बर्फ पिघली नहीं है, थर्मामीटर ने टेम्परेचर ऊपर नहीं किया है, इस 0 से जो इसने हिडन रखा है एनर्जी को, टेम्परेचर को हिडन रखा है, इसको हम लेटेंट एनर्जी कहते हैं। ये लेटेंट है। जब सारी की सारी मेल्ट होगी, अब क्या होगा, फिर
टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। सारी की सारा पानी जब तक 100 तक ना पहुंच जाए, जब 100 तक पहुंचेगा तो क्या होगा, वाटर बॉयल करना शुरू हो जाएगा। जब वाटर बॉयल करेगा, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो यहां पे फिर ये टेम्परेचर को ज्यादा शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अब 100 डिग्री है, तो अब जब तक ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाते, थर्मामीटर पर टेम्परेचर 100 ही शो होगा। जब सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब वेपर्स का जो टेम्परेचर है वो अब ज्यादा होगा। अब इसका यह मतलब है यहां पे भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, वेपोराइजेशन हुई। अब यहां जब सारे के सारे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, अब ये इसका टेम्परेचर फिर दोबारा से ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो इर्रेगुलर बिहेवियर है, ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करता है, थर्मामीटर पर शो नहीं करता जब तक सारी की सारी स्नो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। जब तक सारे के सारे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक थर्मामीटर पर टेम्परेचर स्टॉप रहता है। जब सारा का सारे लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, कंटेनर सारा वेपर से भर गया, अब क्या होगा, अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब ये वाला जो हीट है इसने हिडन रखी है, ये वाली जो हीट या टेम्परेचर इसने हिडन रखी है, इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं या हिडन हीट कहते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते रहते हैं लेकिन थर्मामीटर पर शो नहीं करते। जब तक कंडीशन सेम ना हो जाए तब तक शो नहीं करते, जब तक सेम हो जाए मींस के बर्फ सारा पानी में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसके बाद चेंज होता है। अब इस लेटेंट हीट या हिडन हीट को प्रॉपर डिफाइन करते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, वो हीट जो हमें सॉलिड, ये स्नो है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने पर लगती है, और लिक्विड इनटू वेपर या लिक्विड से वेपर होने पर लगती है, यहां से यहां तक लगती है, लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, लेकिन थर्मामीटर पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इस हिडन एनर्जी को, हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। अब वाटर की ये जो लेटेंट हीट है, ये जो एब्जॉर्प्शन है इस हीट की, जो हिडन है, ये बहुत ज्यादा है दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में। इसका यह मतलब है अगर हम एक कंडीशन से दूसरा कंडीशन बनाना चाह रहे हैं, एक स्टेट लिक्विड से अगर हम सॉलिड से लिक्विड बनाना चाह रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड्स बनाने के लिए एक एनर्जी तो ये चाहिए, फिर उसके बाद ये एनर्जी भी चाहिए जो हमें नजर तो नहीं आ रही, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब वाटर की ये जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है ये बहुत ज्यादा है, हाई है। इस वजह से ना ही ये जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है और ना ही ये जल्दी हीट को रिलीज करता है, क्योंकि मैंने यहां पे इसकी स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन भी लिखी है। अब स्पेसिफिक हीट क्या है, लेटेंट हीट तो आपको पता है। स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ, स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इसका यह मतलब है कि हमें 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस को ज्यादा करने के लिए जो हीट चाहिए, उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजी में। वाटर एब्जॉर्ब एंड रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि एब्जॉर्ब भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी करता है जो हमें हिडन होती है, और एब्जॉर्ब की हुई रिलीज भी ज्यादा करता है क्योंकि इसने एब्जॉर्ब ज्यादा की हुई होती है। वाटर एब्जॉर्ब एंड रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज आएगा तो ये ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। That's why temperature of water rises and fall more slowly.
इसी वजह से हाई लेटेंट हीट होने की वजह से इसको हम मशीन्स में यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, मशीन में जब हम यूज़ करते हैं या कार्स में जब हम यूज़ करते हैं तो वाटर की एबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, और जो मशीन की ओवर हीटिंग है उसको क्या करे, कम कर दे, ओवरकम कर दे। बात समझ आइए, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। नेक्स्ट है, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन। अब इस लेटेंट हीट की वजह से, हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से बॉडी के अंदर अगर हल्का सा भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा बाहर का, तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाटर स्लोली, वेरी स्लोली, इतनी जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता, इतनी जल्दी से रिलीज भी नहीं करता। अगर जल्दी से एब्जॉर्ब करता तो बाहर का टेम्परेचर अगर चेंज होता तो इंटरनल टेम्परेचर अगर वाटर जल्दी से चेंज कर देता, एब्जॉर्ब कर लेता, तो जल्दी से इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो जाता, बॉडी के अंदर सारा मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन ये चेंज भी स्लोली, एब्जॉर्ब भी स्लोली, इस वजह से हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर टू प्रोटेक्ट देम रैपिड टेम्परेचर चेंज, जो इसको क्या करता है, रैपिड चेंज, टेम्परेचर चेंज से बचाता है। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कैटेगरी है। अब इसके बाद देखते हैं हीट ऑफ वेपर्स क्या है। हीट ऑफ वेपर्स क्या है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, या हाई लेटेंट हीट, या हाई फ्यूजन, या हाई मेल्टिंग हीट क्या है। अब इसके बाद ये दो पॉइंट्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, इनको इलादा इलादा, इस पॉइंट्स को इलादा, इस पॉइंट्स को इलादा एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बाद हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन को देखते हैं कि हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है। कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। वेपराइजेशन कहते हैं लिक्विड का गैस में चेंज होना, वेपराइजेशन कहलाता है। अब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है, जब अगर यह कंडीशन हो, यहां पे लिक्विड मौजूद है, ये सारा क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड ने कौन से टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होना है, जाहिर सी बात है 100 डिग्री पे जब टेम्परेचर पहुंचता है तो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो इस टाइम थर्मामीटर क्या शो कर रहा है, 100 डिग्री, लेकिन जो ही हम टेम्परेचर दे रहे हैं, अब होना तो यह चाहिए कि जो ही वेपर्स बन रहे हैं, ये एक से वेपर बन गया, ये दूसरे से वेपर बन गया, तो होना यह चाहिए टेम्परेचर तो हम कंटिन्यूस दे रहे हैं, तो 100 से 101 टेम्परेचर जाना चाहिए, थर्मामीटर पे 102 जाना चाहिए। लेकिन जब तक ये सारे के सारा वेपर्स नहीं बन जाता यहां पे, तब तक टेम्परेचर 100 है। जब सारे के सारे वेपर्स बन गए, अब जो टेम्परेचर है वो 100 से एक्सीड करेगा। अब यहां पे हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो ये है कि जब हमने लिक्विड को 100 डिग्री पे टेम्परेचर दिया तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ जब तक कि सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। जब गैस में कन्वर्ट हो जाने तक का जो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं एनर्जी को गेन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर, वो हीट जो 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपर्स बनाने के लिए जरूरत होती है बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी जो अमाउंट है, कैलकुलेटेड अमाउंट है, वो 22.5 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अगर कैलोरीज और ग्राम की बात की जाए, ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, इन दोनों में डिफरेंस करना है। 533 कैलोरीज पर ग्राम, ये ईटा एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ये ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन हेल्प्स एनिमल्स एंड प्लांट्स गेट रेड एक्सेस ऑफ बॉडी हीट ड्यूरिंग स्वेटिंग एंड ट्रांसपायरेशन। जब हमें स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, तो पसीना क्या करता है, पानी क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाहर रिलीज हो जाता है।
प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो हीट को लेकर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। इसकी यह मकसद है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यह मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करना और बाहर निकल जाना और बॉडी क्या हो जाए, कूल डाउन हो जाए। अब हाई हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग क्या है? वो हीट जो हमें सॉलिड को यानी लिक्विड सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हाई हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ऐसे पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को, इनटू बॉइलिंग पॉइंट। और इसकी जो वैल्यू है वो 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पर जूल पर किलोग्राम। इसको भी आपने क्या करना है, नोट करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम देखते हैं कि बर्फ क्यों जो पानी है उस पर तैरती है। लेकिन उससे पहले मैंने ये क्वेश्चन किया था कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्लेट है, प्लेट में स्नो के क्यूब्स पड़ा हुआ है और साथ में वाटर भी पड़ा हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा जो आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा वो इस पानी से मिलेगा या इस आइस से मिलेगा? किससे ज्यादा मिलेगा? तो डेफिनेटली वाटर से ज्यादा हमें ठंडक का एहसास होगा। वो इस वजह से क्योंकि ये तो सिंपल क्यूब है आइस का, लेकिन वाटर ने एक्स्ट्रा हिडन एनर्जी भी ली हुई है, तभी ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। इस वजह से इसको जो है वो ज़्यादा एहसास होगा। इसके एक और मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है, आपके माइंड में ये जो स्टीम है, भाप निकलती है वाटर को बॉयल करने के बाद, अब अगर बॉयल वाटर है वो जिस्म पर गिर जाए तो ज़्यादा जलाएगा, या वो जो आपको स्टीम लग जाए तो स्टीम आपको ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट देगी। तो हमेशा याद रखना है, स्टीम बॉयल वाटर से स्टीम ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट देगी। वो किस वजह से? वो इस वजह से क्योंकि उसने वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, वाटर तो बॉयल हो रहा है 100 पे, लेकिन वेपर्स कन्वर्ट होने के लिए इसने एक्स्ट्रा एनर्जी भी यहां पे ली हुई है और एक्स्ट्रा एनर्जी ज्यादा बर्निंग अफेक्ट काज करती है। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मोस्टली इंटरव्यूज वगैरह में कंसेप्चुअल क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि वाटर के ऊपर जो आइस है वो क्यों फ्लोट करती है। ये भी एक वाटर की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मेरीन लाइफ है उनकी जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है, वो अभी देखेंगे, जिसको हम एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कहते हैं। वाटर एक्सपैंड एट लो टेम्परेचर। वाटर का जो वॉल्यूम है जब टेम्परेचर 4 से नीचे हो जाए तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है और सबसे ज्यादा जो इसकी डेंसिटी है या हैवी है वो 4 डिग्री पे होता है। अब इसको पहले कंसेप्चुअल वे में समझना है, फिर उसके बाद आपको इन 2 पॉइंट्स की समझ आएगी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, आपको ऑलरेडी पता है 0 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है? 100 डिग्री। आपको इस फॉर्मूले के बारे में भी पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम रेसिप्रोकल होते हैं, मींस के अगर डेंसिटी ज्यादा हो रही है तो वॉल्यूम कम होगा, और जहां पे वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो वहां पे डेंसिटी कम होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। ये पॉइंट आपने याद रखना है नेक्स्ट डायग्राम के लिए कि वॉल्यूम जब भी ज्यादा होगा डेंसिटी वहां पे कम होगी। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री। टेम्परेचर जब 30 डिग्री है तो इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ज्यादा है, मींस के अब इसकी डेंसिटी कम है। अच्छा, जब इसका टेम्परेचर हम कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एक दूसरे के करीब आएंगे। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। टेम्परेचर और ज्यादा कम किया, क्या हुआ? वॉल्यूम और ज्यादा कम हो गया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हो गए और यहां पे डेंसिटी और ज्यादा हो गई। 4 डिग्री पर जब हम पहुंचते हैं वाटर के केस में
तो वाटर के केस में वॉल्यूम सबसे कम हो जाता है, डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। मींस के 4 डिग्री पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और वॉल्यूम, डेंसिटी सबसे ज्यादा, वॉल्यूम सबसे कम। लेकिन 4 डिग्री के बाद होना क्या चाहिए था? वॉल्यूम और ज्यादा कम होना चाहिए, डेंसिटी और ज्यादा होना चाहिए थी आम नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन 4 डिग्री से जब हम 3 डिग्री पे आते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यूं एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड होने के बाद एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक बॉन्ड बना देते हैं, एक खास शेप बना देते हैं। अब 4 डिग्री से जब हम 3 डिग्री पे आए तो यहां पे गौर करना है, इस केस में वॉल्यूम कम था, इस केस में अब एक चीज ज्यादा होगी है, दोबारा से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है लेकिन यहां पे डेंसिटी डिक्रीज हो गई है। 4 से जब हम नीचे की तरफ आएंगे 3 पे, तो 3 पे नॉर्मल होना तो यह चाहिए था कि डेंसिटी ज्यादा हो, वॉल्यूम कम हो, क्योंकि पीछे से रेगुलर आ रहा है। लेकिन यहां तक तो रेगुलर काम है, लेकिन इसके बाद जो प्रोसेस है वो इर्रेगुलर होता है वाटर के केस में। अब यहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अब वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से, नीचे पानी में पानी की डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर इसकी डेंसिटी क्या है? कम है और वॉल्यूम ज्यादा है। तो आइस क्या करेगी? फ्लोट करेगी। अब अगर इसको ग्राफ से समझें, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर 9 है तो डेंसिटी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, डेंसिटी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर 8 है, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो डेंसिटी और ज्यादा कम होगी। अगर हम 6 पे आ रहे हैं, डेंसिटी और ज्यादा होगी। अगर हम टेम्परेचर 5 पे आ रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो डेंसिटी और कम होगी। अगर हम 4 पे आ रहे हैं, जब हम 4 पे आए तो डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है? कम है। अब 4 से जब हम नीचे आएंगे तो ये एकदम से 8.5 पे आ जाए। मींस के डेंसिटी ज्यादा होने के बजाय एकदम से कम हो जाएगी। अगर इसको मैं दोबारा यूं बनाऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये नीचे मैंने टेम्परेचर लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में और यह है डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इस साइड पे डेंसिटी शो है। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? टेम्परेचर कम हो रहा है, डेंसिटी ज्यादा हो रही है। टेम्परेचर कम करेंगे, डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन जो ही टेम्परेचर 4 पर पहुंचेगा, अब यहां से क्या होगा? डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी 4 पे मैक्सिमम होती है 999.85 डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये भी आप लोगों ने स्टार मार्क करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस वजह से, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब फ्लोट करती है स्नो या आइस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अब जब आइस किसी भी सी के ऊपर फ्लोट करती है, अब आइस इंसुलेटर का तौर पर काम करती है। नीचे अगर टेम्परेचर मेरीन लाइफ को 4 डिग्री या 6 डिग्री चाहिए तो नीचे टेम्परेचर 6 डिग्री रहता है, ऊपर स्नो है। स्नो इंसुलेटर ना टेम्परेचर जाने देती है ना आने देती है, जबकि बाहर का टेम्परेचर माइनस में है। इसका यह फायदा है कि जो मेरीन लाइफ है वो उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। नाउ गोइंग टू समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे वी डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज हाई स्पेसिफिक हीट, high latent heat, high heat of vaporization, and at last we most discuss the most important concept, that is anomalous properties of water, that why ice float on water, कि क्यों बर्फ जो पानी पर तैरती है? बिकॉज वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर जो आइस है उसकी डेंसिटी कम है। अब जो लेस डेंस हो वो फ्लोट कर सकते हैं हाई डेंस पे। अब डेंसिटी ज्यादा क्यों हुई है?
क्योंकि मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हुए हैं 4 के बाद और एक स्पेसिफिक शेप बना दी है, एक ऐसे हेक्सागोनल शेप बना दी है। अब हेक्सागोनल शेप बनाने की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया है, ज़्यादा, लेकिन डेंसिटी क्या होगी है, वाटर की कम होगी है। अब ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है। राइट द इनॉर्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आपने इस प्रॉपर्टीज को लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।